जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। खास करके जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल समझते चलेंगे, जिससे कि आपको गलती यहाँ कम होने का चांस रहे। तो देखिए, सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको कहते हैं। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो सारंडा को कहते हैं। ठीक है, और सारंडा कहाँ पे है? तो सारंडा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, तो सारंडा कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन याद रखें, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो हजारीबाग को कहते हैं। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं? सारंडा को बोलते हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम हो गया आपका सारंडा क्षेत्र। और आपको बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो हजारीबाग को। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को कहते हैं और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा पश्चिमी सिंहभूम में है, इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, इसको एकदम गांठ बांध करके दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे जेपीएससी दीजिए, जेएसएससी दीजिए, चाहे आप यहाँ पे उत्पाद पुलिस दीजिए, जो भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे तपोवन और एक है मधुबन। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये है कहाँ? देखिए, तपोवन जो है ना वो देवघर में है। तपोवन कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है, और मधुबन कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। आप अगर मधुबन जाएंगे तो यहाँ पे जो पारसनाथ पहाड़ी है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी 1365 जो मीटर ऊंचा है, तो उसी के नीचे जो जंगल है वो आपका मधुबन है। ठीक है, जो गिरिडीह में है। गिरिडीह को झारखंड धाम भी कहते हैं। लंगटा बाबा मेला यहाँ पे लगता है, खंडोली डैम है यहाँ पे, और उसरी जलप्रपात है गिरिडीह में। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो मधुबन जो है वो गिरिडीह में है, 1972 में गिरिडीह बना था। और तपोवन कहाँ है? देवघर में। तपोवन देवघर में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैजनाथ धाम कहाँ पे है? तो ये आपका देवघर में है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है? देवघर में। झारखंड का एम्स कहाँ बना है? देवघर में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अभी जो है मतलब यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि श्रावणी मेला अभी चल रहा है और वो देवघर में ही लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो तपोवन कहाँ पे है? देवघर में। और मधुबन कहाँ पे है? गिरिडीह में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कंफ्यूज करेगा। जैसे एक है मंदिरों का शहर और एक है मंदिरों का गांव। तो मंदिरों का जो शहर है वो देवघर को बोलते हैं। मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? देवघर को बोलते हैं। और मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं? तो ये दुमका में है, मलुटी। मलुटी जो है दुमका में है, उसको मंदिरों का गांव बोलते हैं। और मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? तो ये देवघर को बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है मैसलुस्कीगंज और एक है लेस्लीगंज। तो देखिए, मैसलुस्कीगंज जो है ना वो आपका रांची में है। मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में है और लेस्लीगंज जो है वो पलामू में है। मैसलुस्कीगंज जो रांची में है वो उसको कहते हैं गाँवों में बसा शहर। गाँवों में बसा शहर किसको कहते हैं? मैसलुस्कीगंज को। और ये रांची में है। और लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं, क्योंकि देखिए पलामू का नाम पहले बिजराबाग था। बिजराबाग के बाद उसको डाल्टनगंज बोला, डाल्टनगंज के बाद लेस्लीगंज, फिर लेस्लीगंज के बाद अभी मेदिनीनगर बोला जाता है। तो इतना सारा नाम चेंज हुआ है पलामू का। लेकिन आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में है। एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम जो है वो मैसलुस्कीगंज को कहते हैं। गाँवों में बसा शहर मैसलुस्कीगंज को कहते हैं। देखिए, एंग्लो इंडियन ग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि एंग्लो मतलब होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। तो एक भारतीय एक अंग्रेज। जैसे क्या होता था ना, अंग्रेज के समय में जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, भारतीय जब रहते थे, तो कोई अंग्रेज को भारतीय लड़की पसंद आ गया या तो कोई भारतीय लड़का को अंग्रेज लड़की पसंद आ गया तो भगा के शादी कर लेता था। तो जब उस सब दोनों का प्रोडक्ट होगा वो आधा अंग्रेज आधा भारतीय होगा। तो कहने का मतलब वो सब अलगे दुनिया बसा लिया था। जब माँ बाप निकाल देता था घरवा से तो वो सब अलग दुनिया बसा लेता था। तो वही दुनिया जो है मैसलुस्कीगंज है। आप अगर एक गांव में बसा शहर एक बोला जाता है मैसलुस्कीगंज को। कभी आप रांची जाइए तो ये आपको लगेगा ब्रिटेन है, ऐसा। रांची से 60 किलोमीटर के आसपास में अंदर घुस के जंगल में ये बसा हुआ है। आधा अंग्रेज जैसा लोग वहाँ पे घूमते हुए दिख जाएगा आपको। तो एक बार कभी टाइम मिले तो घूमिए, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे मैसलुस्कीगंज। ठीक है, तो मात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, एंग्लो मतलब
मतलब अंग्रेज और इंडियन का मतलब भारतीय, एक अंग्रेज एक भारतीय, जब दोनों मिल करके शादी ब्याह कर लिया तो अलग दुनिया बसा कर रहता था, वही है मैसलूस्की गंज, ठीक है। और लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक गर्म कुंड से बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे एक है तेतुलिया, ताता पानी, तपात पानी और ततलोई, ये गर्म कुंड है और ये पूछता है कहाँ है, और बहुत कंफ्यूजन का होता है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। जैसे तेतुलिया जो है वो कहाँ पे है, तो तेतुलिया जो है वो धनबाद में है। कहाँ पे है, तेतुलिया धनबाद में है। ताता पानी कहाँ पे है, तो ये लातेहार में है। ताता पानी कहाँ पे है, लातेहार में है। उसके बाद अगर देखा जाए तपात पानी कहाँ पे है, तो तपात पानी दुमका में है, ठीक है। और ततलुई कहाँ पे है, तो ये भी दुमका में है। ततलुई दुमका, तपात पानी दुमका, ताता पानी लातेहार और तेतुलिया धनबाद। और ये सब कंफ्यूज करेगा आपको, ये सब क्या है, गर्म कुंड है। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए अगर अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और अगर प्यार मिलेगा तो हम पूरा सारा करंट अफेयर, झारखंड जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन सब कुछ लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में बहुत कंफ्यूज करने वाला क्या होता है कि प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन थी, प्रथम मासिक पत्रिका कौन था, फिर उसके बाद साप्ताहिक पत्रिका हिंदी में कौन था, ये कंफ्यूज करता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका मतलब जो महीना में छपेगा वो कौन था, तो घर बंधु, झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु था। और प्रथम दैनिक पत्रिका पूछे कि जो प्रत्येक दिन निकलता था हिंदी का, वो कौन था, तो राष्ट्रीय भाषा था। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक पूछा जाए तो आर्यावर्त, आर्यावर्त साप्ताहिक था हिंदी का पत्रिका। अगर देखा जाए तो दैनिक पत्रिका जो हिंदी का है वो राष्ट्रीय भाषा है, और मासिक पत्रिका जो महीना में निकलता है, महीना में निकलता है वो कौन सा है, तो घर बंधु है। तो मंथली वाला घर बंधु। अगर दैनिक देखेंगे तो राष्ट्रीय भाषा, और साप्ताहिक देखेंगे तो आर्यावर्त। और ये तीनों हिंदी पत्रिका है, ठीक है। डेली प्रेस जो है वो तो अंग्रेजी का है, उसको हमको नहीं करना है, वो अंग्रेजी का है तो अलग दुनिया है उसका। लेकिन हिंदी वाला ये याद रखना है, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म। कंफ्यूज करता है कि प्रथम फिल्म कौन था, प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था, प्रथम संथाली फिल्म कौन था, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है झारखंड में। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो फंसने का चांस बनता है। तो देखिए प्रथम जो हिंदी फिल्म, प्रथम जो फिल्म था झारखंड का वो था आक्रांत, ठीक है। प्रथम झारखंड का जो फिल्म था आक्रांत था। और प्रथम नागपुरी फिल्म पूछे तो सोनाकर नागपुर, प्रथम नागपुरी फिल्म पूछे तो सोनाकर नागपुर। और प्रथम संथाली फिल्म पूछे तो मुख्य ब्रह्मा, ठीक है। प्रथम संथाली फिल्म मुख्य ब्रह्मा, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, और प्रथम फिल्म अगर केवल पूछे तो आक्रांत। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, सब कुछ लिखते चलिएगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्वविद्यालय और प्रथम जो आपका अगर पूछता है महाविद्यालय, कंफ्यूज लोग हो जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में तो कंफ्यूज कोई नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछे ना तो वो कौन था, तो रांची विश्वविद्यालय झारखंड का था, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार पटना से कट करके ये बना था। तो ये छठी जेपीएससी में पूछा भी था कि रांची विश्वविद्यालय किससे कट के बना है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय मतलब पटना में हो तो वहाँ से कट करके बना था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय था और 1960 में बना था। और झारखंड का जो है प्रथम महाविद्यालय अगर पूछे तो संत कोलंबस महाविद्यालय 1899 में बना था, जिस समय रांची जिला बना था। रांची जिस समय जिला बना था उसी समय संत कोलंबस कॉलेज उसी साल बना था। 1899 में रांची भी जिला बना और 1899 में संत कोलंबस महाविद्यालय बना था। तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय 1960 और प्रथम झारखंड का महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय मतलब ये 1899 में बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जाता है और कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हम वैसा ही क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपको दिक्कत करेगा एग्जाम हॉल में। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अगर नीचे फीडबैक देंगे कि नहीं इसका सीरीज चलना चाहिए, इस तरह का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन सही में कंफ्यूज करता है, तो
हम और इसको लेकर के आएंगे। मतलब अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नहीं इसको सीरीज को चलाइए इस तरह का कंफ्यूज करने वाला, तो बहुत सारा है क्वेश्चन इस तरह का कंफ्यूज करने वाला जो हम आपको ला सकते हैं, लेकिन आप लोग का फीडबैक देखने के बाद, ठीक है। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइक कमेंट करना सब्सक्राइब करना सब भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट, ठीक है। 180 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होता है, लातेहार में है ये, ठीक है। और पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी इसको बोलते हैं। लातेहार को मतलब रेगिस्तान का नकलिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो नेतरहाट। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला। सर्वाधिक जलप्रपात वाला अगर जिला पूछे तो रांची, और सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला पूछे तो हजारीबाग। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला पूछे तो हजारीबाग, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जो गर्म कुंड है सूर्य कुंड यहीं पर है, हरहद टाइग्रिस यहाँ पे है, गर्म कुंड है ये, ठीक है। मतलब चरक खुद्र ऐसे करके भी गर्म कुंड है। फिर उसके बाद अगर जलप्रपातों का नगरी रांची को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें हुंडरू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, सोनवा जलप्रपात है, पंगुड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा जलप्रपात यहाँ पे है रांची में। तो जलप्रपातों की नगरी बोलते हैं रांची को, और गर्म कुंड का क्षेत्र बोलते हैं हजारीबाग को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए आदि पुरुष, आदि पुरुष जो है वो बोलते हैं किसको? सबसे पहले ये आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोलते हैं। आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोलते हैं। और आदि पुरुष जो बोलते हैं फनी मुकुट राय को बोलते हैं। फनी मुकुट राय नागवंशी वंश का संस्थापक था, वही 64 ईस्वी में वो नागवंशी वंश की स्थापना किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मुंडा राज से ये नागवंशियों को मिला था शासन। तो आदि विद्रोही बोलते हैं तिलका मांझी को। हम पढ़ेंगे तिलका मांझी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था भागलपुर से, वो डिटेल से में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम काम की चीज़ बता रहे हैं। आदि विद्रोही तिलका मांझी और आदि पुरुष ये फनी मुकुट राय को बोलते हैं, और बहुत कंफ्यूज कर सकता है यहाँ क्वेश्चन। इसी तरह से है, मतलब एक बहुत बढ़िया कंफ्यूज यहाँ पे करेगा। बाबा जी बोलते हैं भागीरथ मांझी को, और लाल बाबा बोलते हैं किसको? तो लाल हेम्ब्रम को। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम, एक है बाबा जी भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को बाबा जी, और लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को बोलते हैं। सफाहोड़ आंदोलन पढ़ेंगे लाल हेम्ब्रम का, तो बहुत बढ़िया आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बाबू। लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण। अगर झारखंड में साहित्य पुरस्कार जो राधा कृष्ण के नाम से दिया जाता है, ये हिंदी के बहुत प्रखंड साहित्यकार थे, जिसमें नाटक भी लिखे हैं, साहित्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी है इनका, ठीक है। तो वो मतलब आप पढ़ेंगे जब साहित्य तो समझ में आ जाएगा। लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण को, और केवल बाबू बोलेगा तो विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो वही जो जेएमएम के संस्थापक थे धनबाद के क्षेत्र में। अभी विनोद बिहारी महतो को लांचल विश्वविद्यालय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट के अलग हुआ है 2017 में, ठीक है। तो धनबाद और बोकारो का अब अपना अलग यूनिवर्सिटी उधर मिल गया है। तो बाबू वही बोला जाता था विनोद बिहारी महतो को। 1973 में ये बना था जेएमएम, तो उसके संस्थापक थे यही विनोद बिहारी महतो। तो बाबू किसको बोलते हैं? विनोद बिहारी महतो को, और लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण को। वेनसांग और एक फाहियान, ये दोनों चीनी यात्री था और दोनों झारखंड के क्षेत्र में आया था। तो झारखंड का नामांकन किया था। ये बहुत अधिक कंफ्यूजन करता है कि वेनसांग ने क्या कहा और ये फाहियान ने क्या कहा। तो देखिए वेनसांग जो है उसने झारखंड को किलो ना सूफा लाना कहा था, झारखंड के क्षेत्र को किलो ना सूफा लाना कहा था। और इसने राजमहल के क्षेत्र में जब हर्षवर्धन से मिला था तो किचिंग कायला कहा था। राजमहल के क्षेत्र को किचिंग कायला कहा था, और झारखंड के क्षेत्र को किलो ना सूफा लाना कहा था। अगर फाहियान का बात करें तो फाहियान जो है वो कुकुट लाड कहा था।
तो देखिए यहाँ पे बात आया वेनसांग का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे सबसे पहले तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ये चीनी यात्री था, और ये जो व्यक्ति था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। और देखा जाए तो इसका एक पुस्तक है बहुत फेमस, मतलब सी यू की, ठीक है, सी क्यू की जो है ये पुस्तक किसका है, वेनसांग का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आगे फो क्यू की एक पुस्तक होगा जो फाहियान का है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, वेनसांग को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं फाहियान के बारे में। तो देखिए फाहियान जो है वो भी चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त दूसरा के समय में आया था, और इसका पुस्तक जो है फो क्यू की है, इसका पुस्तक फो क्यू की है, उसका क्या था, सी क्यू की, ठीक है। ये दोनों है, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी से संबंधित, झारखंड के कुछ नदी से संबंधित क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो देखिए झारखंड की शोक किसको कहा जाता है, तो सकरी नदी को कहा जाता है। झारखंड की शोक सकरी नदी को कहा जाता है, इसे सुमा गदी भी कहते हैं, ठीक है। अब बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ये विश्व का सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। झारखंड में सबसे लंबा प्रवाहित होने वाली नदी दामोदर है। कुरमाली जनजाति किस नदी की पूजा करती है झारखंड में, तो ये दामोदर नदी की ही पूजा करती है। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से आगे है एक, कौन सा ऐसा नदी है झारखंड में जो नौका गम्य है, मतलब आप नाव चला सकते हैं, तो मयूराक्षी नदी है। झारखंड की कोई भी ऐसी नदियां नहीं है जिसमें आप नाव चला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नदियां पठारी क्षेत्र से निकलती है और मैदानी की तरफ आगे बढ़ती है, तो उसमें जलप्रपात बनता है, और उस तरह की स्थिति में आप नाव चलाने लायक नहीं बचती है। लेकिन एक मयूराक्षी नदी जो है वो नौका गम्य है, नाव चला सकते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी मिलती है, ये दिमाग में रखना है। और झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड के क्षेत्र से प्रवाहित होती है और सालों भर उसमें पानी रहता है, तो सोन। वैसे सोन जो है बिहार और झारखंड के बीच में लगभग 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, अमरकंटक के क्षेत्र से निकल करके, और बिहार और झारखंड के बीच सीमा पर बहती है, और फिर बिहार की ओर मुड़ करके आगे गंगा नदी में मिलती है। और यही सोन नदी की एक सहायक नदी मेरे यहाँ से बहती है, उत्तरी कोयल, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो एकमात्र जो है नदी जो सालों भर पानी होता है वो सोन नदी है। झारखंड की सारी नदियाँ ज़्यादातर बरसाती है, बस बरसात में तूफान लाएगी और उसके बाद जो है वो सूख जाती है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र से निकलती है। स्वतंत्र रूप से बहने वाली स्वर्णरेखा, और जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, नौका गम्य मयूराक्षी, बंगाल का शोक दामोदर, और उसके बाद देखेंगे तो झारखंड का शोक सकरी नदी, जिसको सुमा गदी के नाम से जानते हैं। आप लोग बताइएगा ये कि पिंडदान के लिए कौन सी नदी फेमस है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या भी कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे तो। लेकिन प्रेशर में कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि ये गलत हो जाता है, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करें। देखिए लोकसभा में कितने सीट हैं, तो ये 14, राज्यसभा में कितने हैं, तो 6, और ये पूछे कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी होती है, तो ये 20 होता है टोटल। क्योंकि सांसद दोनों को कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर क्या बनता है, तो ये संसद बनता है यहाँ पे। तो सांसदों की संख्या अगर पूरा पूछा जाए तो वो होगा आपका 6 और 14, मतलब 20 टोटल, ठीक है। तो देखिए लोकसभा में जो 14 चुने जाते हैं उसमें आरक्षित सीट कितने हैं और सामान्य वर्ग के लिए कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर एसटी का सीट देखेंगे तो एसटी का 5 है लोकसभा में, उसमें एससी का है 1 पलामू, और सामान्य वर्ग के लिए 8 है, ठीक है। तो 5 सीट जो एसटी का रिजर्व है झारखंड में, वो कौन सा है, तो वो राजमहल है, दुमका है, सिंहभूम है, खुट्टी जहाँ से अर्जुन मुंडा आते हैं, अभी जनजातीय ट्राइबल मंत्री हैं, फिर उसके बाद एक अब लोहरदग्गा हो गया। तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा,
14 जो सीट बटा है झारखंड में, उसमें 5 जो एसटी के लिए आरक्षित है, उसमें राजमहल का सीट, दुमका का सीट, सिंहभूम का सीट, खुट्टी का सीट और लोहरदगा का सीट, ये रिजर्व सीट है एसटी के लिए। एससी के लिए जो है वो मात्र एक पलामू है, मात्र एक पलामू है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इजी से नहीं पूछेगा कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, सब लोग इसको राइट कर सकता है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन सीजीएल जैसा और जेपीएससी जैसा एग्जाम में बन सकता है कि बताइए कि कितने एसटी का सीट हैं, कितने एससी के सीट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। पलामू जो है एकमात्र एससी के लिए लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। और सामान्य वर्ग के लिए 8 है, तो 8 जो है सो कुछ करना नहीं है उसमें। राज्यसभा सीटों की संख्या तो समझ गए 6 है, ये बटा नहीं रहता, इसको तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये आपको जब पॉलिटी बताएंगे तो डिटेल बताएंगे कि कैसे ये 6 का चुनाव होता है हमारे यहाँ। तो ये हो गया। इसके बाद विधानसभा जो है उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है लोग। तो विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 81 है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुल सीटों की संख्या 82 है, लेकिन आपको हम यहाँ बता दें कि जब संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन, तो उस 104वां संविधान संशोधन के साथ में एंग्लो इंडियन जो एक सदस्य हुआ करता था, उसका सीट का जो काम है वो खत्म हो गया। देखिए एंग्लो इंडियन इसलिए रखा गया था ना, एंग्लो मतलब इंडियन, एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब इंडियन। जब हमारे यहाँ अंग्रेज रहा करते थे तो ऐसा कंडीशन बनता था कि कभी कभी अंग्रेज को भारतीय लड़की पसंद आ गया, भारतीय लड़का को अंग्रेज लड़की पसंद आ गया, तो शादी कर लेता था। तो उसका जो प्रोडक्ट होता था, बच्चा जो होता था, वो बच्चा यहाँ पे एंग्लो इंडियन हो जाता था। तो बहुत सारी संख्या थी उस समय जब हमारा देश में अंग्रेजों का भी शासन था, हमारे देश के लोग भी रहते थे, तो बहुत ज़्यादा संख्या थी। तो यहाँ पर इस तरह का स्थिति बनता था, तो उस समय सीटों को रखा गया। लेकिन अब 76-77 साल हो गया हमारा देश की आज़ादी के, तो अब वो सब की संख्या वैसी नहीं रही है, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ा। तो संविधान में संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन, उसके तहत एंग्लो इंडियन की जो संख्या थी, एंग्लो इंडियन का जो एक सीट हुआ करता था जिसको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, मतलब राज्य में, केंद्र में भी हुआ करता था, राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत होते थे, तो इसकी जो स्थिति है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब किसी काम का वो रहा नहीं। तो अब जो विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या कितना बचा है? 81 जो सीट है हमारे यहाँ, उसमें एसटी का है 28, ये आरक्षित है, एसटी का 28। उसके बाद जो है एससी के लिए 9, और उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए 44, सामान्य वर्ग के लिए 44। उसके बाद एससी के लिए 9 एंड देन आफ्टर एसटी के लिए 28। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा अच्छे से। अब 81 है। अभी नया विधानसभा बना है भवन, वो कितना सीटेड है? तो 162 सीटेड विधानसभा बनाया गया, फुल्ली डिजिटलाइज विधानसभा बना के रखे हुए हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि 2026 में सीटें बढ़ने वाली हैं, तो 2026 में जब सीट बढ़ेगी तो यहाँ पे भी सीट बढ़ेगा। तो पहले ही से विधायक लोग जो है वो अपने तरीक़ा से बना करके रखा है एक शानदार भवन विधानसभा का कि 162 सीटेड हो जाएगा तो उसमें आराम से बैठेंगे। और रहना भी चाहिए, क्योंकि 81 सीट झारखंड के लिए कम है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा है। 1971 के जनगणना के आधार पर अभी तक जो लोकसभा, विधानसभा और ये जो सीटें निर्धारित की गई है वो 1971 के जनगणना के आधार पर। अब 2001 के जनगणना पर अगली बार जो होगा 2026 का, तो वो सीटें निर्धारित होगा 2001 के जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2003 में संविधान संशोधन करके ऐसा किया गया था, तो उसके पहले जस्ट लिया गया है। और ये जो है नहीं, ऐसा नहीं कि 2021 के जनगणना के आधार पर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलवा दाग, एक है दालमी जिसको दियापुर दालमी कहते हैं, एक है दलमा। तो बेलवा दाग कहाँ पे है? तो ये खुट्टी में स्थान है जहाँ पर बौद्ध विहार का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलवा दाग कहाँ पे है, तो यहाँ से बौद्ध विहार का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। बौद्ध का एक टीला है यहाँ पे जिसको हम बेलवा दाग कहते हैं, बहुत अच्छा स्थान है, घूम सकते, देख सकते हैं। उसके बाद है
दालमी, दियापुर दालमी भी इसको बोलते हैं, दालमी बोलते हैं, ये धनबाद में स्थित है। और बौद्ध स्मारक यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बौद्ध स्मारक धनबाद के क्षेत्र दालमी से प्राप्त हुआ है। और धार्मिक केंद्र भी धनबाद को बोला जाता है, बहुत पहले से ही रहा है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अभी देखने को मिलता है, जो पूरा भारत मतलब झारखंड में सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है लेकिन लिंगानुपात बहुत कम है। झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात यहीं का है, धनबाद का। उसके बाद हरी पहाड़ी यहाँ पे है, घूमने वाला जगह, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। हरी पहाड़ी तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे है धनबाद में, 1978 में ये बना है। फिर भटिंडा जलप्रपात है और बहुत सारा घूमने वाला है, आप जा सकते। डिगवा डी स्टेडियम है, कोलांचल विश्वविद्यालय भी बना है। और आगे है दलमा। देखिए दलमा जो है ना वो पूर्वी सिंहभूम में है, एक वन्यजीव अभयारण्य है दलमा। यहीं पर जो लेडी टार्जन है जमुना टुडू रहती हैं, और जो भी इस क्षेत्र में घुसता है पेड़ पौधा को काटने के लिए तो हसुआ उसका छीन लेती है। तो और इस तरह से वनों को रक्षा करती है, उसको लेडी टार्जन कहते हैं। और यही वन में देखने को मिलती है दलमा। और दलमा जो है वो बना कब था तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में दलमा बना था। और 1992 ईस्वी से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से हुआ था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य से हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। हाथियों के लिए फेमस है दलमा। और अगर देखें तो हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए क्योंकि हाथी जो है हमारा मतलब झारखंड का, उसके बाद केरल का और कर्नाटक का, ये अगर देखेंगे तो राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु तीन तीन स्टेट का है, झारखंड, कर्नाटक, उसके बाद केरल, ये तीनों का राजकीय पशु है। इसीलिए ये पूछ सकता है कि कितना ईस्वी में इसको विरासत पशु घोषित किया गया था। तो 2010 ईस्वी में विरासत पशु घोषित किया गया था हाथी को। हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। और हाथी दिवस जो है, विश्व हाथी दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाते हैं। उसी दिन हाथी दिवस भी मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस। और ये जो है हाथी को 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था। आपके लिए हाथी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि आपका राजकीय पशु है कौन, हाथी। तो बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, एक है दूधपनिया, ठीक है, दूध पानी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं दूधपनिया लिखता है। एक है दुमदुम्मा, ये कंफ्यूज करता है दूधपनिया दुमदुम्मा। एक्चुअली में दोनों हजारीबाग में है, दोनों हजारीबाग में है। लेकिन 8वीं शताब्दी का अभिलेख जो है वो मिला है आपका दूधपनिया से, मतलब दूध पानी से ये प्राप्त हुआ है 8वीं शताब्दी का अभिलेख। और एक जो है दुमदुम्मा, वहाँ से प्राप्त हुआ है शिवलिंग, वहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये भी हजारीबाग में है। और हजारीबाग में एक दिमाग में रखेंगे सीतागढ़ पहाड़ भी है। और सीतागढ़ पहाड़ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ कुछ मिला है और कुछ बौद्ध से बहुत सारा अवशेष प्राप्त हुआ है। अभी सीतागढ़ पहाड़ की खुदाई से तो मूर्ति भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक है, इसको आपको पता होगा, जहाँ से भूल भुलैया मिला है, अंतरिक्ष में जाता हुआ यान मिला है, सूर्य मंदिर का पर मतलब मिला है परमाणु वहाँ से। तो इस तरह से बहुत सारा प्रतीक आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग के क्षेत्र से। हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कृषि शोध संस्थान भी है, मृदा शोध संस्थान यहीं पर है, कैनरी पहाड़ यहीं पर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 1912 में बना था यहीं पर है। अगर आप देखेंगे तो मेरू में बीएसएफ कैंप 1966 में स्थापित हुआ था, यहीं पर है। संत कोलंबस महाविद्यालय जो झारखंड का पहला महाविद्यालय था 1899 में बना है, वो भी यहीं पर है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखेंगे। निर्मल महतो पार्क देखने को आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हजारीबाग के क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे
तो थोड़ा सा एक भाई को कोऑपरेट कीजिए। बहुत मतलब एक उम्मीद के साथ आप लोग साथ जुड़ रहे हैं कि आप लोग का प्यार थोड़ा मिलेगा, पता नहीं अब कब तक मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग करंट अफेयर को इतना अच्छा पसंद किए कि आपका करंट अफेयर का कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल्स नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो रेड वाला बटन प्रेस करके कर लीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर है कहाँ पे ये। तो देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1949 ईस्वी में बना था और सिंदरी में बना था ये, और उस समय हम बिहार में थे तो इसका नाम था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में जब झारखंड गठन हुआ तब इसका नाम कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो सिंदरी धनबाद में है। 1949 में ये बना था। आप लोग बताइएगा कि ये कब इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बदलकर, ठीक है। और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1955 ईस्वी में बना था, और ये कहाँ पे है तो आपका मेसरा रांची में है, ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मेसरा रांची में है, 1955 में बना था। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1949 में बना था, धनबाद में है। बात यहाँ पे धनबाद का आया तो धनबाद का कुछ देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है धनबाद से कि हरी पहाड़ी कहाँ है, तो हरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, तो धनबाद में है, ठीक है। डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पे है, तो धनबाद में ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि कब से यहाँ पे कोयला में आग लगा हुआ है, तो 1880 से कोयला में आग लगा हुआ है धनबाद क्षेत्र में। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो यहीं पर है, मतलब धनबाद क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि देखा जाए तो धनबाद से सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल कोयला जो है वो झरिया क्षेत्र से निकाला जाता है। 90% जो कोयला है वो हम झरिया क्षेत्र से भारत को देते हैं, कोकिंग कोल जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रांची का बात आया तो रांची जो है इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। रांची को स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बिल्किंसनगंज कहा जाता है, किशुनपुर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। झरनों का शहर रांची को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा झरना है। सोनवा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, फिर हुंडरू जलप्रपात, फिर कांची नदी पर आपका दसम जलप्रपात, राड़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात, बहुत सारा जलप्रपात है जिसके कारण इसको बहुत अच्छा बोला जाता है यहाँ पे झरनों का शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। और इसी तरह का एक नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो ये कहाँ पे है, तो ये जलगोड्डा धनबाद में है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि जलगोड्डा और एक जादूगोड्डा है। तो जलगोड्डा जो है वो धनबाद में है जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ठीक है। और एक है आपका जादूगोड्डा, तो जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वो भी है कहाँ पे, तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है, तो जादूगोड्डा जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक है जलगोड्डा जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है और ये धनबाद में है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जलगोड्डा धनबाद। जलगोड्डा धनबाद में है, जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है और वो भी कहाँ पे है, तो वो पूर्वी सिंहभूम में। ये कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा गांठ बांध लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्ज़ाम में होता है, तो वहाँ पे गलती होने की चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। एडिशनल फैक्ट भी हम इसमें देते चलेंगे कुछ कुछ, वो आप सब कुछ नोट डाउन भी करते चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो होता है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसी तरह का सीरीज़ इसके पहले भी हम एक दिए थे जिसमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग का मिला। सब ने कहा कि नहीं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छा रहेगा, आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला। इसी तरह से करंट अफेयर दिए 6 घंटा 40 मिनट, लगभग 7 घंटा का झारखंड करंट अफेयर दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार नीचे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वहाँ पर सेशन बताया गया है। करंट अफेयर के साथ साथ जनरल स्टडी भी पूरा धज्जा उड़ाया गया है झारखंड का, तो आप एक बार उसको देखिए, बहुत अच्छा वहाँ से
आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और पूरा करंट अफेयर भी 6 घंटा 40 मिनट में झारखंड का बताया गया है। वैसे करंट अफेयर जो ज़्यादातर चांस बनता है यहाँ झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होगा, जेपीएससी, जेएसएससी, फिर उसके बाद उत्पाद पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है सब में पूछा जा सकता है। तो एक बार देखिए उसको, आप अगर करंट अफेयर को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है खेल नगरी। खेल नगरी और एक है खेलों का नर्सरी और एक खेल गांव, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खेल नगरी बोलते हैं जमशेदपुर को, खेल नगरी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। खेलों का नर्सरी किसको बोलते हैं? सिमडेगा को। और इसके बाद अगर देखेंगे तो खेल गांव बोलते हैं रांची को, मतलब रांची में खेल गांव है। ठीक है, तो खेल नर्सरी जमशेदपुर को बोलते हैं। जमशेदपुर लाइटिंग क्षेत्र में सेंसर सिटी बनने वाला पहला शहर है भारत का। ये लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी, मतलब वहाँ का जो लाइटिंग सेक्टर लगा गया है, जहाँ पर पॉल चौराहे में जो लाइट लगा हुआ है, वहाँ पर लोग जब बैठेगा तो लाइट जल जाएगा, और जब उठ करके घर जाएगा तो बुता जाएगा। कुत्ता उता भी बैठेगा नीचे तो जल जाएगा, और घर जाएगा तो बुता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का है। अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन लाइटिंग सेक्टर में वो सेंसर सिटी बनने वाला वो पहला भारत का शहर है। ठीक है, पानी उनी में तो सेंसर सिटी, सेंसर हम लोग देखते हैं हर जगह लगा रहता है, मॉल उल सब जगह हाथ देते हैं पानी आने लगता है, लेकिन लाइटिंग में जमशेदपुर ऐसा किया है। ठीक है, उसी तरह से जमशेदपुर में सबसे पहला मतलब राज्य का निजी विश्वविद्यालय बना। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो जमशेदपुर में ही बन रहा है, मतलब पहला राज्य का। और अगर देखा जाए तो आदिवासी विश्वविद्यालय जो है पहला, वो कहाँ बन रहा है? तो वो भी जमशेदपुर में बन रहा है। तो ये सब जितना हम बताएं एडिशनल फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, रांची सबसे बड़ा नहीं है, रांची से भी बड़ा जमशेदपुर शहर है। ठीक है, इसको पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से खेल नर्सरी किसको बोलते हैं? सिमडेगा का। तो सिमडेगा से जितने भी खिलाड़ी हैं ना हॉकी का, ज़्यादातर यहीं से आते हैं, जैसे सिलवानुस डुगडू, फिर उसके बाद सुमराई टेट्टे। ठीक है, ये सब जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सिमडेगा के हैं। इसीलिए सिमडेगा ज़्यादातर खेल वहाँ पर खेलता है लोग, और वहीं से निकलता है, इसीलिए इसको खेलों का नर्सरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ केलाघाट जलप्रपात है, और एक राम रेखा मेला यहाँ पे लगता है, गांधी मेला भी लगता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रांची के बारे में तो अभी हम बताएं कि 1899 में स्थापना हुआ है रांची का। पहाड़ी मंदिर है, ऑक्सीजन पार्क यहीं पर है, सम्राट अशोक पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, दादा दादी पार्क भी है। अभी पूरा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में बना है। फिर डिजिटल विधानसभा कहाँ बना है? तो देश का ये झारखंड में बना है। ठीक है, मतलब 162 सीटेड इसका विधानसभा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खेलों का नगरी जमशेदपुर, खेल नर्सरी सिमडेगा को कहते हैं, और खेल गांव कहाँ पे है? तो ये रांची में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, झारखंड को किस में क्या कहा गया है, इसमें कंफ्यूज वाला करने वाला जो है उसको हम यहाँ पे रखें। जैसे वायु पुराण है, तो वायु पुराण में क्या कहा गया है झारखंड को? विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? टॉलमी ने क्या कहा है? ये सब एक जैसा मिलता जुलता है, इसीलिए हम एक जगह रखे हैं। ठीक है, जैसे वायु पुराण में देखेंगे तो इसको कहा गया है मुरंड, वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उसमें कहा गया है मुरुंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड। ठीक है, रू है इसमें, मुरुंड। और टॉलमी द्वारा जो लिखा गया था, टॉलमी द्वारा जो लिखा गया है तो उसमें कहा गया है मुंडल। टॉलमी जो बोला है मुंडल बोला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, टॉलमी मुंडल बोला है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड बोला गया है, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, वायु पुराण में मुरुंड बोला गया है, मुरंड, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसी तरह से नामांकन से ही लिए हैं, झारखंड नामांकन से ही क्वेश्चन लिए हैं। इसमें है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख और झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। लेकिन जहाँ तक बात हो अगर आता है कि पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो अगर साहित्यिक उल्लेख पूछे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है आपका, मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से, और पुरातात्विक उल्लेख अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध स्थली को देख लेते हैं और कुछ जैन स्थली, जिसमें सब में गांव गांव लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए, एक है करुआ गांव, एक है कटुंगा गांव, एक है पटम्बा गांव, एक है मूर्तिया गांव, एक है हनुमान गांव। तो ये कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे करुआ गांव। तो करुआ गांव जो है वो साहेबगंज में है, करुआ गांव साहेबगंज में है। कटुंगा गांव गुमला में है, पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, और मूर्तिया गांव पलामू में है। और ये जो तीनों जो देख रहे हैं, ये चारों जो देखें, ये चारों बौद्ध स्थली है। मूर्तिया गांव पलामू, पटम्बा गांव जमशेदपुर, करुआ गांव गुमला, और आपका कटुंगा गांव गुमला, और करुआ गांव साहेबगंज, ये बौद्ध स्थली है। बौद्ध में अगर देखा जाए तो झारखंड के क्षेत्र में वज्रयान शाखा का विकास हुआ है। जैसे हीनयान महायान शाखा है बौद्ध धर्म का, उसके बाद एक वज्रयान शाखा है जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है। तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादातर बौद्ध धर्म का देखा जाए तो अवशेष मिलता है वज्रयान शाखा का, जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एकमात्र जो हनुमान गांव है वो पलामू में है। हनुमान गांव जो है वो कहाँ पे है, पलामू में है। अब वो जैन धर्म से संबंधित है। हनुमान गांव जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, इसको हनुमान गांव भी कहते हैं, और ये जैन धर्म से संबंधित है, पलामू में है। ठीक है, और एक आपका है मंदिरों का गांव, जिसको मलूटी को कहते हैं, जो दुमका में है। मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में है। हनुमान गांव जो है वो पलामू आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ये गांव वाला बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मिलता है तभी ऊर्जा मिल पाता है कि हम वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है सिक्का। कौन सा सिक्का कहाँ से मिला है? जैसे झारखंड में रोमन कालीन जो सिक्का है, झारखंड में रोमन कालीन सिक्का अगर पूछा जाए कहाँ से मिला है, इसके बाद इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, क्योंकि जहाँ से सिक्का मिला झारखंड में, जो रोमन कालीन जो सिक्का है वो कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है। और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो ये रांची से मिला है। कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, मतलब आपका रांची से मिला है। ठीक है, रांची को तो स्विट्जरलैंड कहते हैं, सबको पता है। चाईबासा जो है वो कोल्हान की मतलब कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा। कोल्हान जो परमंडल नया 2003 में बना था, झारखंड गठन के बाद कोल्हान जो है वो सबसे बाद में बना है, और चाईबासा उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कोल्हान परमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला आता है, उसमें चाईबासा इसका मुख्यालय है, जो पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में पुरहाट का जंगल है, सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अच्छा राजा अर्जुन सिंह से संबंधित वो एरिया है पूरा तरीका से। फिर उसके बाद चिरैया, मतलब लो एस का क्षेत्र वहीं पर है। बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पूछा था। तो चिरैया जो है किसके लिए फेमस है, हम लोग चिरैया बोलते हैं, वो चिड़िया क्षेत्र है। गोवा क्षेत्र भी है वो, जहाँ पर लो एस का निकलता है। जामदा कॉम्प्लेक्स है वो पूरा, जिसमें
लोह अयस्क का भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नीचे जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना, उसमें पूरा तरीका से लोह अयस्क पाया जाता है, चाहे वो आपका पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र हो, थोड़ा मोड़ा सिमडेगा का भी क्षेत्र हो, तो अच्छा खासा वहाँ पे पाया जाता है लोह अयस्क, क्योंकि वो नीचे जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है पूरी तरीका से, और वो पूरा तरीका से देखेंगे तो जामदा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए वहाँ अच्छा खासा लोहा पाया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे एक पार्टी से, जैसे एक है झारखंड पार्टी, एक है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो कंफ्यूज नहीं करना है झारखंड पार्टी और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से। तो देखिए झारखंड पार्टी 1950 में बना था और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये बनाया गया था। बाद में 1963 ईस्वी में ये मिल गया था कांग्रेस में, ठीक है। झारखंड पार्टी 1950 में बना, 1963 में कांग्रेस में मिल गया था। हालांकि ये पहली बार जब चुनाव लड़ा था 1952 वाला में, तो 33 सीट लाया था। मुर्गा छाप इसका चुनाव चिन्ह था, ठीक है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये सामने आया था, लेकिन बाद में 1963 ईस्वी में आपको पता होगा जब मतलब यहाँ पे अच्छा खासा राजनीति हुआ था। आप विनोदानंद झा का नाम सुनेंगे, जब झारखंड के क्षेत्र से पहले दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था इनको मिलाने में, ठीक है, इनको कांग्रेस में मिलाने में, क्योंकि वो झारखंड के क्षेत्र के थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहले विनोदानंद झा, तो वही इनको मिलाए थे अपने पार्टी में कांग्रेस में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है 1967 ईस्वी में बना था, बागुम सुमरई ने इसको बनाया है, बागुम सुमरई ने इसको बनाया है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में, ठीक है, 67 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से है आगे झारखंड समन्वय समिति और एक है झारखंड विषयक समिति, और दोनों में कंफ्यूजन होता है। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा बनाया, मतलब ये अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। समन्वय समिति जो बना था 1987 में, वो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी उसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। और ये जो है इसमें देखा जाए तो संगठन कितना था, तो ये एक दो बार जेपीएससी में टेस्ट में पूछा था, जहाँ पे एक आध बार हम कभी टेस्ट में देखे थे, आया था कि इसमें संगठन कितना था, तो वो 53 संगठन था। इसमें कभी पूछता है कि झारखंड समन्वय समिति में कितने मतलब संगठन थे, तो 53 संगठन थे, ठीक है। और एक है झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति 1989 में ये बना था, 1989 में बना था, और इसके जो प्रमुख थे या अध्यक्ष थे वो BS लाली थे। विषयक समिति BS लाली, विषयक समिति BS लाली 1989 में। और इसमें सदस्य कितने थे, 24 सदस्य थे। ये भी पूछता है कि विषयक समिति में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में बना था, BS लाली की अध्यक्षता में बना था। कब बना था, 1989 में, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रथम, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। 1998 में कैबिनेट मंत्री भी थे केंद्र में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, झारखंड में ऐसा स्थिति आया है कि प्रथम निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है, मतलब मधु कोड़ा जो है वो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री प्रथम कौन बने हैं, तो ये आपके रघुवर दास बने हैं। और सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले जो हैं मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शिबू सोरेन 10 दिन रहे थे मात्र। 2 मार्च 2005 ईस्वी से 12 मार्च 2005 ईस्वी तक ये रहे थे, मात्र 10 दिन। 2 मार्च 2005 से उसके बाद 12 मार्च 2005 तक रहे थे, 10 दिन मुख्यमंत्री रहते। तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो ये आपका मतलब हो जाएगा शिबू सोरेन। और देश के प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 13 दिन के एक बार मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री वहाँ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रथम उपाध्यक्ष
और प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो है इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष बागुम सुमरई। ठीक है, बागुम सुमरई वही जो 1967 में स्थापना किए थे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, वही बागुम सुमरई। ठीक है, और उसके बाद प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां। प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुम सुमरई और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। और प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता थे कौन, स्टीफन मरांडी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात आता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि कोई भी सदन चालू होता है, स्टार्ट होता है, जब नया नया सदन बनता है तो जब वो आता है तो वहाँ पर मतलब राज्यपाल के द्वारा, देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब जो सबसे अनुभवी होते हैं उस सदन के, जैसे 2 4 5 बार पहले भी जीते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है विधानसभा का, देश में रहा है तो लोकसभा का, तो वो सभा को एक बार संचालित करने के लिए पहली बार एक मनोनीत कर दिया जाता है, एक नियुक्त कर दिया जाता है तत्काल के लिए अध्यक्ष। बोला जाता है कि एक अध्यक्ष यहाँ से चुन लीजिए आप लोग, जो परमानेंट रहेगा, 5 साल तक के लिए आप लोग का सरकार चलेगा तो 5 साल तक रहेगा, और इतना काम करके एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुन करके फिर इनका काम खत्म हो जाता है। मतलब कि सभा में जैसे शुरुआत दिन सब लोग आएगा तो कोई अध्यक्ष नहीं है तो सब बिन पेंदा का लोटा जैसा इधर उधर करते रहेगा। इसके लिए पहले से एक राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके बातों को सबको सुनना होता है। और फिर वो जा क्या करता है, क्या एक मतलब सबको कहता है कि आप अपना एक अध्यक्ष चुन लीजिए, एक उपाध्यक्ष चुन लीजिए, और इतना कह करके उसका जब नया चुनाव हो जाता है तो फिर ये काम खत्म हो जाता है इसका। तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कोई खास काम नहीं होता है, बस शुरुआती समय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक इसका काम रहता है, और चुनाव हो जाता है इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर हुआ। अब आगे देखते हैं, बंगाल की राजधानी, बंगाल का प्रवेश द्वार और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। देखिए, बंगाल की राजधानी ये है राजमहल। बंगाल की राजधानी राजमहल, मान सिंह के समय में अकबर जो है, अकबर के समय में जो मान सिंह है वो यहाँ पे राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी राजमहल। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को कहते हैं, साहिबगंज के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं। चतरा में देखेंगे तो पंसीहारी जो तालाब है उसके समीप नादिर अली और उसके बाद जयमंगल पांडे को 1857 की क्रांति में वहाँ पे सबसे पहले फांसी की सज़ा दिया गया था। और सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति में फांसी की सज़ा किसी को लगा है तो वो हैं जयमंगल पांडे और नादिर शाह। मंगल पांडे अलग हैं, बैरकपुर वाले जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था वो अलग हैं, और ये जयमंगल पांडे अलग हैं जो झारखंड के क्षेत्र में चतरा में इनको पंसीहारी तालाब के सामने आम के पेड़ पर लटका करके फांसी की सज़ा दिया गया था। झारखंड में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति जयमंगल पांडे और नादिर अली थे। ये जा रहे थे कुंवर सिंह से मिलने के लिए बिहार, लेकिन हुआ क्या कि बीच में मेजर इंग्लिश जो है वो पकड़ लेता है, वहाँ पे मुठभेड़ होता है, लड़ाई होता है, उसके बाद अंग्रेजों लोग इनको फांसी की सज़ा दे देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा हुआ चतरा से। चतरा में बहुत सारा आपका मतलब जलप्रपात है, जैसे तमासिन जलप्रपात। फिर उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारा गर्म कुंड, जैसे आपका एक बलबल गर्म कुंड है। ठीक है, मालूदह, केरीदह वहाँ पे है आपका जलप्रपात है। ठीक है, डुमेर सुमेर भी है, ये सब जलप्रपात है चतरा का, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कारखानों का शहर और कारखानों का कारखाना। देखिए, कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, और कारखानों का कारखाना एचईसी को बोलते हैं जो रांची में है। 1958 ईस्वी में ये बना था, और इसका मतलब गौरव का बात आप समझिए कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्चिंग पैड जो है वो यही बनाता है, एचईसी जो है वो यही बनाता है लॉन्चिंग पैड।
जितना भी लॉन्चिंग पैड, जितना भी मिसाइल लॉन्च होता है, जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ तो उसका लॉन्चिंग पैड कौन बनाया था, तो HEC बनाया था। लॉन्चिंग पैड जिससे मिसाइल को, मतलब जिससे अंतरिक्ष जो जाने वाला यान होता है उसको छोड़ा जाता है, तो वो लॉन्चिंग पैड यही बनाया था। ठीक है, तो कारखानों का कारखाना जो है वो HEC को बोलते हैं, ये रांची में है। और कारखानों का शहर जमशेदपुर को बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, जैसे टिस्को, खरकई और सोन नदी के खरकई और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बना हुआ है जमशेदपुर शहर, वहीं पर है। 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। ये आधुनिकतम प्रथम भारत का उद्योग है। ठीक है, वैसे लोहा उद्योग जो है सबसे पहले लगाया गया था कुल्टी में, बंगाल में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये सक्सेस हो गया था 1907 ईस्वी वाला। ठीक है, उत्पादन हालांकि 1911 से चालू किया था। उसके बाद गोलमुड़ी क्षेत्र है, बहुत सारा यहाँ पे है। दलमा जो है जमशेदपुर में ही है, जहाँ पे हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में हुआ था 1992 ईस्वी से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। और एक है मॉन्ट्रिस्ट पैराडाइज, मॉन्ट्रिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, मॉन्ट्रिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, और पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ECL, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये संथाल परगना में है। संथाल परगना के साथ साइड में जो कोयला निकलता है, मतलब आपका जो देखेंगे गोड्डा उड्डा साइड में कोयला है, तो उस क्षेत्र में ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड काम करती है संथाल परगना में। और उसके बाद है BCCL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये धनबाद में कोयला निकालती है, जो झरिया क्षेत्र वाला कोयला है। उसके बाद है ECL, मतलब ये ECL तो हो गया ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। एक है CCL, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये रांची के क्षेत्र से कोयला निकालती है। तो सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड रांची में है, BCCL धनबाद में है, और ECL संथाल परगना में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक देखते हैं ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, तुरंत दिमाग में आता है कि अभी वीडियो शूट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आप लोग का प्यार अगर मिलता है तो एक अंदर से ऊर्जा मिलता है काम के प्रति, तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का उससे कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलता है काम के प्रति। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद आप एक बार चैनल में इधर उधर घुस कर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया गया। थोड़ा देखिए आप लोग, और थोड़ा शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब हम लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार स्पंज आयरन कंपनी। देखिए बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ पे है, तो ये चांडिल में है नाम बिहार स्पंज आयरन कंपनी, और है कहाँ पे, ये चांडिल में। और चांडिल कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में। यहीं से छऊ नृत्य का उद्भव हुआ था। और इस जो सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में किया था, और छऊ नृत्य का उद्भव यहीं से हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ है, चांडिल में। अब बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो पलामू में है। बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो कहाँ पे, पलामू में। और बिहार स्पंज आयरन कहाँ पे है, चांडिल में। और एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, वो देवघर में है, कंपनी है ये सब। हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ पर है, देवघर में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी है, जहाँ पे रॉकवे घटना हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो देवघर में बूढ़ा मेला लगता है, बूढ़ा मेला। और उसके बाद श्रावणी मेला भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहीं पर झारखंड का पहला एम्स भी बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड का यहीं पर बना है। 100 एकड़ भूमि पर अभी बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है देवघर में। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है बोकारो जलप्रपात, ये कहाँ पे है,
तो बोकारो जलप्रपात देखिएगा, नाम सुनने से लगेगा बोकारो में है, लेकिन ये बोकारो जलप्रपात जो है ना, ये हजारीबाग में है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग में। और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है? तो दुमका में। झरिया पानी लगेगा झरिया धनबाद में है, लेकिन है कहाँ पे? दुमका में। और उसके बाद बोकारो जलप्रपात कहाँ सुनने में लगता है? तो ये बोकारो में, लेकिन है कहाँ पे? हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में, और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है? दुमका में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब दुमका का बात आया तो दुमका झारखंड का उप राजधानी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दुमका अभी जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनका भी यहीं पर दुमका से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा है, जैसे दुमका में भूमका जलप्रपात, भूमका गर्मकुंड भी है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरिया, कभी जाइए घूमते हुए। बासुकी धाम यहीं पर मिलेगा। बैजनाथ धाम जो है वो कहाँ पे है? तो वो आपका देवघर में है, लेकिन बासुकी नाथ जो है, बासुकी नाथ कहाँ पर है? दुमका में। और उसके बाद मंदिरों का गांव मलूटी भी यहीं पर है, दुमका में, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। बोकारो का बात आया तो बोकारो तो नहीं, हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग में बहुत अच्छा यहाँ पे है, जैसे कैनरी पहाड़ है, यहीं पर आपको मिलेगा। सालपर्नी झील है हजारीबाग में। इंदिरा गांधी बालिका स्कूल, लड़कियों का शान वाला स्कूल यहीं पर है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे चावल शोध संस्थान, मिट्टी शोध संस्थान यहीं पर है, बहुत अच्छा। निर्मल महतो पार्क, छठी जेपीएससी में जो है 2016 में हुआ था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था छठी जेपीएससी में कि निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है। तो निर्मल महतो पार्क भी हजारीबाग में, छठी जेपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, आप लोग खुद देख लीजिएगा निकाल कर, तो हजारीबाग में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो थोड़ा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है बारूडीह। बारूडीह जो है ये सिंहभूम में है। एक है बेनुसागर, एक है बोनगरा और एक है बानाघाट। ये सब जो है ना पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में ज़्यादातर पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इससे क्या प्राप्त हुआ है, लेकिन सीधे जगह का नाम पूछ सकता कि बानाघाट कहाँ पे है, बोनगरा कहाँ पे है, बेनुसागर कहाँ पे है, ये पूछ सकता है। तो देखिए बारूडीह जो है सिंहभूम में है। बारूडीह, यहाँ से पाषाणकालीन मृतभांड प्राप्त हुआ है। पाषाणकालीन मृतभांड प्राप्त हुआ है। पत्थर का भी थोड़ा प्राप्त हुआ है यहाँ से, और पक्की मिट्टी का बना हुआ मनका, पक्की मिट्टी का बना हुआ मनका प्राप्त हुआ है, ये बारूडीह से। इसके बाद अगर बेनुसागर से देखेंगे तो 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति, 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति बेनुसागर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो शशांक जब आया था तो पूरी तरीक़ा से इसको बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो शैव धर्म का समर्थक था। झारखंड के क्षेत्र में अगर शैव धर्म को प्रसार करने का काम किया है तो वो शशांक किया था, क्योंकि उसने सारा बौद्ध धर्म से और जितना भी जैन धर्म से जितना भी स्थल था उसको नष्ट करने का वही काम किया था। तो यहाँ पे जो है ना देखेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बेनुसागर जो क्षेत्र है, उस बेनुसागर क्षेत्र में जो जैन मूर्तियाँ थी, तो उस क्षेत्र में जैन लोग भी रहते थे। तो जैन लोगों को वहाँ की जनजाति, पश्चिमी सिंहभूम में देखेंगे ये एरिया जो पड़ता है सिंहभूम वाला, इस एरिया में पूरी तरीक़ा से जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। अगर जनजातियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जनजातियों लोग इसको, ये सबको सरक बोलता था। मतलब जैन धर्म से संबंधित जितने लोग हैं उनको सरक बोलता था। और गांव देहात में सरक को कहा जाता है जो पैर में चुभने वाला एक प्रकार का कांटा होता है, वो सरक। जैसे कि आप कुछ लकड़ी कुड़ी वाला कोई काम कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा पार्ट जो है वो अगर उंगली में घुस जाता है तो वो उसमें जब हम प्रेस करते दबाते हैं तो बड़ी जोर दर्द करता है, तो वो सरक बोलता है कि वो सरक घुस गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पश्चिमी सिंहभूम वाले लोग, ये जैन जो धर्म के लोग रहते थे इस क्षेत्र में, उसको सरक बोलता था। सरक मतलब है कि एक दर्द टाइप का, समझे, ये स्थिति था। तो कभी पूछता है कि जैन धर्म से संबंधित
जो बेनू सागर है, यहाँ के जैनियों को क्या बोला जाता था, तो सरक बोला जाता था और यहाँ के जनजातियों के द्वारा बोला जाता था। इसके बाद है बोनगरा। बोनगरा जो है हाथ से बने हुए मृत भांड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पत्थर का मनका, उसके बाद अगर देखेंगे तो कुल्हाड़ी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। उसके बाद है बाना घाट। बाना घाट जो है वो नवपाषाण कालीन पत्थर के यहाँ से बहुत काला कलर का मृत भांड मिला है। नवपाषाण कालीन मतलब देखिए, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मतलब नवपाषाण काल के समय के पत्थर के काले यहाँ पे मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। सर्वाधिक, जैसे यहाँ पे कृषि से क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है चावल कहाँ से होता है। तो यहाँ पर ना एक अच्छा हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं जिससे कि कृषि पूरा खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, तीन चीज केवल याद रखना है। सर्वाधिक जो यहाँ पर होता है चावल, वो सिंहभूम में होता है। लगभग 60% झारखंड में चावल होता है और चावल मुख्य फसल भी है झारखंड का। उसके बाद जो देखा जाए तो हजारीबाग में आलू होता है, गन्ना होता है, ज्वार और बाजरा होता है। आलू होता है, गन्ना होता है, ज्वार और बाजरा होता है हजारीबाग में सर्वाधिक। इसके बाद उड़द और एक मड़ुआ, ये होता है रांची में। उड़द और मड़ुआ जो होता है वो रांची में होता है। अब बाकी जितना बचा सब होता है पलामू में। बाकी सब सर्वाधिक कहाँ होता है? पलामू में। जैसे आपसे पूछे गेहूं कहाँ होता है तो पलामू में, चना कहाँ होता है पलामू में, मक्का कहाँ होता है तो पलामू में, मटर कहाँ होता है पलामू में, दलहन कहाँ होता है पलामू में, तिलहन कहाँ होता है पलामू में, सब कुछ पलामू में होता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ का दूसरा प्रमुख फसल है कौन? गेहूं, सॉरी गेहूं नहीं, मक्का। हमारे यहाँ का दूसरा प्रमुख फसल मक्का और तीसरा प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। पहला चावल, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं। और प्रमुख जो दलहन फसल है हमारे यहाँ का वो चना है और प्रमुख तिलहन फसल जो है हमारे यहाँ का सरसों है। हमारे यहाँ का प्रमुख तिलहन फसल सरसों है और उसके बाद दलहन फसल चना है, दूसरा फसल मक्का, तीसरा फसल गेहूं और पहला फसल जो है सबसे ज़्यादा जो मेरे यहाँ 60% होता है वो चावल होता है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार पूछा था पपीता का उत्पादन कहाँ से होता है? पलामू से होता है। इसलिए क्योंकि जो भी हम बताएं कि चावल सिंहभूम में, आलू गन्ना ज्वार बाजरा हजारीबाग में, उड़द और मड़ुआ रांची में, बाकी सब पलामू में। इतना सिंपल सा है, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि पलामू नहीं याद करना है, 3 जगह याद कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य अभ्यारण्य कौन है? और एक सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन है? ये तीनों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेतला है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है। 1986 ईस्वी में ये बना है और कहाँ पे है? तो ये लातेहार में है। राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य एक है बेतला, जहाँ पर बाघ, मतलब यहाँ पे बाघ हमारे यहाँ पाया जाता था, अभी फिलहाल नहीं है। बाघों की गणना हुआ, पता चला कि यहाँ पे 0 बाघों की संख्या है। भारत में हालांकि 200 बाघ बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बाघ जो है ड्रोन लगा के चेक करता है और अगर दिखता भी है ना तो दूसरा जगह उठा के ले जाता है और बता देता है बेतला खाली है। तो बेतला में बाघों की संख्या अभी नहीं है। 1986 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का बेतला ही है, लातेहार में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहीं से गन्ना सबसे पहले, टाइगर की गन्ना, कहीं कहीं लिखता है कि विश्व में सबसे पहले लायन की गन्ना, तो कहीं लायन की गन्ना कहीं टाइगर की गन्ना लिखता है। तो बहुत जगह देखें अच्छा बुक में कि लायन की सबसे पहले विश्व में गन्ना कहाँ से हुआ था? 1932 ईस्वी में यहीं से हुआ था। ठीक है, बाकी टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत यहाँ से नहीं हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुआ था
और आप बताएंगे कहाँ से हुआ था। अभी उसका बड़ी नाम उम चेंज उंज करते हुए नाम अभी कुछ और कर दिया गया है, बहुत सारा परिवर्तन करते हुए करंट अफेयर भी है, इतना हिंट कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो ये पलामू है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य है ये, और 1976 में बना था। बेतला 1986 और ये 1976 में बना था, ये पलामू में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी यही है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड का। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये आपका बोकारो है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। 15वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन और 16वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में कहाँ हुआ था? ये दोनों में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। तो देखिए 15वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो पलामू में हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, पलामू डाल्टनगंज में। ठीक है, तो पलामू का नाम ही है डाल्टनगंज, उसी का नाम मेदिनीनगर भी है, उसी का नाम बिजराबाग भी है, उसी का नाम लेस्लीगंज है। ठीक है, तो ये सब नाम किसका है? पलामू का ही है। तो डाल्टनगंज भी इसका एक नाम है। ठीक है, तो पलामू डाल्टनगंज में 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का यहाँ पर बैठक हुआ था पलामू में। ठीक है, मतलब कि झारखंड क्षेत्र में ये पहला बैठक था, वैसे ये 15वां था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है किए थे CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज किए थे इसकी अध्यक्षता। इन्हें क्या कहा जाता है CF एंड्रूज को? तो इनको कहा जाता है दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु किसको कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। देशबंधु किनको कहा जाता था? ठीक है, चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बंगबंधु किसको कहा जाता था? तो बंगबंधु जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और 16वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का जो बैठक हुआ वो कहाँ पे हुआ है? तो वो अगर देखेंगे तो हजारीबाग में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। और कब हुआ था? तो ये 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। झारखंड आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? तो देखिए झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को कहते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को कहते हैं। और ये चाईबासा के निवासी थे, लेकिन ये सत कोलंबस कॉलेज में पढ़ते थे, तो यहाँ पे झारखंड आंदोलन का इनको मुख्य प्रमुख बनाया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे झारखंड आंदोलन का शुरुआत ढाका क्षेत्र से हुआ था। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड का गांधी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, झारखंड का गांधी किसको कहते हैं? तो पूरन चंद को कहते हैं। और ये पूरन चंद कहाँ से थे? तो पलामू क्षेत्र से संबंधित है पूरन चंद। तो ध्यान में रखेंगे, पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहते हैं। और झारखंड का सुल्तान कहते हैं आदिल शाह द्वितीय को। आदिल शाह द्वितीय को झारखंड का सुल्तान कहते हैं। झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहते हैं। और छोटा नागपुर का केसरी राम नारायण सिंह को कहते हैं। स्वराज लूट गया है, ये पुस्तक इन्होंने ही लिखा है, राम नारायण सिंह, चतरा से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, स्वराज लूट गया किसकी रचना है? तो राम नारायण सिंह की रचना है। पहले ये पेशे से वकील थे, फिर जब स्वतंत्रता संग्राम में आए थे, जब लड़े थे, तो उसमें वकालत छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी किनको कहा जाता है? राम नारायण सिंह को। फिर उसको देखेंगे तो आदिल शाह को क्या बोला जाता है? झारखंड का सुल्तान। और झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहा जाता है। और झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है जे बार्थोलमन, जो चाईबासा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे और जय मंगल पांडे में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। देखिए मंगल पांडे जो थे वो 1857 की क्रांति में बैरकपुर, जो बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने विद्रोह सबसे पहले 1857 ईस्वी का किया था, जहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दिया गया था। तो सबसे पहले शहीद होने वाले भारत में कौन थे? तो मंगल पांडे। लेकिन जय मंगल पांडे जो थे वो झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले इनको फांसी की सज़ा दिया गया था, चतरा के पंसीहारी तालाब के सामने आम के वृक्ष पे लटका के। तो झारखंड में सबसे पहले शहीद होने वाले जय मंगल पांडे और नादिर अली थे। ठीक है, और भारत में शहीद होने वाले जो हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति में, तो वो थे मंगल पांडे।
तो ये दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम क्रांतिकारी थे, व्यक्ति नहीं बोलेंगे लेकिन क्रांतिकारी थे। और उसी तरह से झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे तो जयमंगल पांडे, जिनको मेजर इंग्लिश पकड़ के चतरा का पंसीहारी जो क्षेत्र है, पंसीहारी तालाब के सामने आम के वृक्ष पर लटका दिया था। और नादिर अली भी इनके साथ थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये सब जा रहा था वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए, लेकिन क्या है कि बीच में मेजर इंग्लिश के साथ झड़प हुआ और उसके बाद डोरंडा के क्षेत्र से ये सब नेतृत्व करते थे। रांची वाला जो डोरंडा है उस क्षेत्र से ये सब नेतृत्व करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम जनजातीय विद्रोह और एक कंफ्यूजन होता है प्रथम सुसंगठित विद्रोह। तो देखिए, प्रथम जो जनजातीय विद्रोह था वो था ढाल विद्रोह। 1767 से 1777 के बीच में ये लड़ा गया था। और क्यों लड़ा गया था, देखिए 1767 जो बोले, 1767 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। और ये सिंहभूम के क्षेत्र में ही ढालभूम क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में यहाँ पे विद्रोह हुआ था सबसे पहले अंग्रेजों के अगेंस्ट में। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता था यहाँ के जनजातियों को, आर्थिक रूप से शोषण, शारीरिक रूप से शोषण, धार्मिक रूप से शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सब शोषण करते थे। तो ये चालू शुरू से ही कर दिया था अंग्रेजों ने। इसीलिए सबसे पहले जैसे अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड के क्षेत्र में हुआ और जनजातियों के स्थानीय शासन व्यवस्था में दखल अंदाजी किया अंग्रेज लोग ने, वैसे ये विद्रोह चालू हो गया अंग्रेजों का प्रवेश के साथ ही। तो 1767 से 1777 ईस्वी तक 10 सालों तक लगभग चला। जगन्नाथ ढाल करके एक शासक हुए थे, उनको अंग्रेज लोग हटाकर नीमू ढाल को शासक बना दिया था। तो जब जगन्नाथ ढाल मिल करके जनता के साथ आंदोलन किए तो फिर से उनको वापस नीमू ढाल को हटा दिया गया और फिर उनको शासन सत्ता दे दिया गया था। तो यही है कौन सा विद्रोह, ढाल विद्रोह, जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, प्रथम सुसंगठित विद्रोह जो था वो कोल विद्रोह था। प्रथम सुसंगठित विद्रोह था वो कोल विद्रोह था। 1831-32 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में लड़ा गया था। और बहुत अच्छा बोला जाता है यहाँ पे बुद्धू भगत के बारे में हम बहुत सारा कुछ बताएंगे जब हम डिटेल से समझा के बताएंगे। तो कोल विद्रोह जो है प्रथम सुसंगठित विद्रोह था, ये भी जनजातीय विद्रोह ही था। ठीक है, और यहाँ पे भारत का प्रथम जन क्रांति अगर बोला जाए तो किसको कहा जाता है, तो प्रथम भारत का जन क्रांति एक विद्रोह को कहा जाता है जो है संथाल विद्रोह। इसी को खूनी विद्रोह भी कहते हैं, इसी को हुल विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो ये प्रथम भारत का जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का पुस्तक है दास कैपिटल। बहुत अच्छा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। और ये जो है मतलब इन्होंने ही कहा था भारत का प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह, इसी को कहते खूनी विद्रोह, इसी को बोलते हैं हुल विद्रोह। ठीक है, सिंधु कान्हू का विद्रोह, चांद भैरव का विद्रोह इसी को बोलते हैं, फूलो झानो का भी विद्रोह इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक ही परिवार के 6 सदस्य ने इस विद्रोह में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और अपनी शहीदी भी दी थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपका सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो पढ़ाएंगे, संथाल विद्रोह तो डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और एक है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, एक है इंडोर स्टेडियम। तो देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। और इंडोर स्टेडियम ये दुमका में है, सब कैपिटल दुमका, उप राजधानी दुमका में इंडोर स्टेडियम है। छठी जेपीएससी जो हुआ था 2016 में, उसमें मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम पूछा गया था, बोकारो वाला। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, तो जिला का नाम दिया हुआ था, उसमें ये आपका बोकारो आंसर होता। ठीक है, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो में। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। झारखंड दर्शन जो दिया गया है उसमें बहुत सारा फैक्ट बताया गया है, एक एक जिला का विस्तार से बताया गया है। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह का कंटेंट यहाँ दिया गया है। मतलब अगर आप जिला 24 को देख लेते हैं
तो हमको लगता है कि आप 50 से 60% कवर वहीं पे कर लेंगे। तो एक एक जिला एक एक दिन करके देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर एक दिन सब देखना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि डाटा बहुत अधिक है। जिला में कुछ भी नहीं छोड़ा गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, उसके बाद नदी, तालाब, पर्व, त्यौहार, सारा कुछ दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूज करता है। ऑपरेशन जंगल, एक है ऑपरेशन जस्टिस और एक ऑपरेशन अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2। तो देखिए ऑपरेशन जो जंगल है वो गढ़वा के क्षेत्र में नक्सलियों के अगेंस्ट में चलाया गया था, और ये ऑपरेशन जस्टिस जो है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए चलाया गया था। वैसे एक टोडरमल था, मतलब चलाया गया था ऑपरेशन टोडरमल, तो वो भूमि संबंधी माप से संबंधित था, वो झारखंड के क्षेत्र में चलाया गया था। ऑपरेशन अनाकोंडा 1, ऑपरेशन अनाकोंडा 2 जो है ये सारंडा जो जंगल है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा, उस क्षेत्र में नक्सलियों के अगेंस्ट में ये चलाया गया था। तो अनाकोंडा 1, 2 सारंडा के जंगल में, जो कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। ऑपरेशन जस्टिस ये न्यूनतम मजदूरी के लिए चलाया गया, और ऑपरेशन जंगल जो है वो गढ़वा के क्षेत्र में नक्सलियों के विरोध में चलाया गया है। आप लोग बताएंगे ऑपरेशन एक है वरुण, ये किस क्षेत्र में चलाया गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश जैसे विनोद कुमार गुप्ता और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद पांडे, ये दोनों में बहुत कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, विनोद कुमार गुप्ता और विनोद चंद पांडे। तो देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो विनोद कुमार गुप्ता हैं, और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो हैं बने थे झारखंड के विनोद चंद पांडे। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार के बाद ये बने थे कुछ दिन के लिए कार्यवाहक, कौन, विनोद चंद पांडे। और न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बस फंसिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। देखिए प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में है। तो ये राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय को रांची मतलब चिकित्सा महाविद्यालय भी कहते हैं, जो 1960 ईस्वी में बना था, ठीक है। और ये जो है इसी को हम लोग रिम्स बोलते हैं, रांची में है ये रिम्स, और ये 1960 ईस्वी में बना था। इसी समय रांची कॉलेज की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था रांची में। इसके बाद है कि प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय ये कहाँ पे है, तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये लोहरदग्गा में है, ठीक है। तो प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, अभी रांची चिकित्सा महाविद्यालय भी इसको बोलते हैं, 1960 ईस्वी में बना था। और ये है लोहरदग्गा के क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा। ये आयुर्वेद के लिए प्रथम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से बहुत कंफ्यूज करेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।